प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का एक मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि 20 फरवरी 2023 के बोर्ड के पेपर के लिए सबसे ज़्यादा अति महत्वपूर्ण होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो सारे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी और साथ में आप सभी को विस्तृत उत्तरी प्रश्न बताने वाला हूं, जिसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। और इसको तैयार करने के बाद प्यारे बच्चों, आप सभी का अब की बार के बोर्ड के पेपर में 95% पक्का आ जाएगा, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को एक धमाकेदार मोटिवेशन के साथ स्टार्ट करेंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। अरे रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, क्योंकि मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस धमाकेदार वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों को और साथ में आप सभी को दीर्घ उत्तरी प्रश्नों को बताने वाला हूं, जिसे आपको बोर्ड के पेपर में तैयार करके जरूर जाना है। ठीक है, आइए सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को फटाफट इस बहुविकल्पी प्रश्नों को हटा देता हूं, खत्म कर देता हूं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस विस्तृत उत्तरी प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आइए सबसे जो पहला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब पक्का कर देना। ठीक है, आइए श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है। प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन को तैयार कर लो, अभी तैयार कर लो। अब आप ये मत सोचो कि बाद में देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समय बहुत ही कम बचा है और आपका सपना है 95% पाने का। आपके सपने में आपके माँ बाप, घर परिवार, मेरा भी सपना है, ठीक है, कि आप भी 95% लाओ। ठीक है, ताकि मैं भी क्या कर सकूँ, मोटिवेट हो सकूँ। ठीक है, तो आइए, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग क्या होता है? फेफड़े, अग्न्याशय, यकृत या अमाशय। तो प्यारे बच्चों, श्वसन तंत्र का मतलब क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम सांस लेते हैं। इसका मुख्य अंग क्या होता है? वो होता है फेफड़ा। क्या होता है? फेफड़ा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, शरीर का तापमान नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्यारे बच्चों, लेक्टोमीटर, थर्मामीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो प्यारे बच्चों, हम शरीर के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, अब कभी भी गए होंगे डॉक्टर या हॉस्पिटल में या किसी भी मेडिकल पे, तो आपको बुखार हुआ होगा तो जो भी वहाँ के डॉक्टर होंगे आपको यहाँ पे थर्मामीटर यूज कराए होंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, शरीर का टेम्परेचर को सेंस करने के लिए, नापने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट आंसर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ अभी कभी तैयार कर लो, समय बहुत कम बचा है। ठीक है, आगे बात करेंगे, गर्म सेंक किन अवस्थाओं में दी जाती है? प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है इतना ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है कि बोर्ड के पेपर में, अभी के प्री बोर्ड के पेपर में आया हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, कि गर्म सेंक किन अवस्थाओं में दी जाती है? तीव्र ज्वर में, तीव्र, ठीक है, ये होगा धीमा ज्वर में। ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम लिखा गया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्पंज करते समय या इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, हम गर्म से कब देते हैं? तीव्र दर्द में देते हैं, कि तीव्र ज्वर में देते हैं, कि स्पंज करते समय, कि इनमें से कोई नहीं। तो हम तीव्र दर्द में देते हैं। ठीक है, ये तीव्र ज्वर है, ये तीव्र दर्द है। ठीक है, तो तीव्र दर्द में हम क्या करते हैं? गर्म सेक देते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। आगे बात करेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि तीव्र ज्वर की अवस्था में रोगी को लाभप्रद होता है। क्या होता है भाई? ठंडी सेक, गर्म सेक, बफारा या पुलटिस। तो फिर बच्चों, जब आपको तीव्र बुखार हो जाए ना, तीव्र ज्वर हो जाए, उस कंडीशन में आपको ठंडी सेक दी जाती है। आपके मम्मी या आपके दीदी या आपके सर के, आपके माथे पे रुमाल भिगो करके रखती होंगी, आपको याद होगा। ठीक है, चलिए अगला हम क्वेश्चन पढ़ेंगे कि घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की सर्वोत्तम विधि क्या होती है? प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैं कल ही के डेट में करवाए हुए हैं, जो भी मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो इस क्वेश्चन को आराम से कर लेंगे कि घायल व्यक्ति के स्थानांतरण, माने कोई भी व्यक्ति है, उसका एक्सीडेंट अगर हो जाता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? सबसे जो बढ़िया विधि होती है उसको ले जाने के लिए कौन सी विधि होती है? हस्त आसन के द्वारा, कंधे पर लाद कर, गोद में उठा करके या स्ट्रेचर के द्वारा। तो मेरे बच्चों, अगर कोई भी व्यक्ति अगर घायल हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसको हम कंधे पर लाद करके लेकर के जाते हैं। कहाँ? हॉस्पिटल में करके ले जाते हैं। ठीक है, हॉस्पिटल जाते हैं। ठीक है, तो कंधे पर लाद कर ले जाने वाली जो विधि होती है वो घायल व्यक्ति के स्थानांतरण की सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, अभी कर दो अभी। ठीक है, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के स्थानांतरण का उद्देश्य क्या होता है? अगर मान लो कोई भी व्यक्ति अगर माने कि घायल हो गया है, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो उसका मेन मोटो क्या होगा? स्थानांतरण करने के लिए, उसको ले जाने के लिए मेन मोटो क्या होगा? धूप से बचाना, सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना,
पुनः दुर्घटना से बचाना, ये सभी। तो मेरे बच्चों अगर किसी भी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले उसको धूप से बचाएंगे, साथ में उसको सुरक्षित स्थान पर ले जाएंगे। सुरक्षित स्थान हमारा कहाँ हो सकता है, उसका घर हो सकता है या हॉस्पिटल हो सकता है, और हम पुनः दुर्घटना से उसे बचा सकते हैं। तो चारे के चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ शुरू से लेकर के एंड तक देखते रहो, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करना। ठीक है, कि मतलब कि हम तेज बन रहे हैं तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, आगे बात करेंगे कि मोच आने का लक्षण क्या होता है। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, कि मोच आने का लक्षण क्या होता है। जैसे मान लो किसी भी व्यक्ति का अगर किसी भी अंग में मोच आ गया तो उसके लक्षण कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपका दर्द होगा, पीड़ा होगा। ठीक है, सही बात है। सूजन हो जाएगा, मोच आएगा तो सूजन पक्का होगा, और साथ में मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। यानी कि चारों के चार ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि मोच आने पर प्रयोग करते हैं। मान लो मोच आ गया तो हम क्या करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, डिटॉल का, आयोडेक्स का, या सेवलाइन का, या कोल्ड क्रीम का। तो मोच आने के बाद हम आयोडेक्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बात करेंगे कि अस्थियों के टूट जाने को कहते हैं। अब देखो अस्थि का मतलब क्या होता है, हड्डी। जब हड्डी टूट जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, अस्थि विस्थापन नहीं, अस्थि भंग, मोच, या अस्थि संक्रमण। ठीक है, देखो अस्थि जब टूट जाती है, हड्डी जब टूट जाती है तो हम बोलते हैं अस्थि भंग हो गई है, टूट गई है, बिखर गई है। ठीक है, यानी कि अस्थि भंग बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि 8 हड्डियां किस में पाई जाती है। 8 हड्डियां भाई किस में पाई जाती है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी को इसका आंसर पता है तो मेरे को अभी कभी तुरंत कमेंट बॉक्स में इसका आंसर चाहिए, कि रीढ़ में, कि कपाल में, कि पेट में, कि हथेली में। तो 8 हड्डियां कहाँ पाई जाती है मेरे बच्चों, ये पाई जाती है कपाल में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे कि अचल संधि कहाँ पाई जाती है। संधि का मतलब होता है जोड़ा। ये देखो मेरी उंगली है ना, यहाँ पे देखो ये मुड़ रही है ना, ये देखो यहाँ पे एक जोड़ा हो गया, ज्वाइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक ज्वाइंट हो गया। लेकिन ये इसमें ये पूछ रहा है, ये तो चल संधि हो गया, ये क्या हो गया, ये चल संधि हो गया। लेकिन इसमें ये पूछ रहा है कि भैया आप ये बताओ कि अचल संधि कहाँ पाई जाती है, जो मुड़े ना, खोपड़ी में, घुटने में, कलाई में, या कोहनी में। देखो घुटने में भी पाई जाती है चल संधि, कलाई में भी चल संधि, और कोहनी में भी चल संधि। लेकिन खोपड़ी में कोई भी संधि चलती नहीं है, मुड़ती नहीं है। एक बार फिट तो हमेशा के लिए फिट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ मतलब जॉइंट होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 5 प्रकार के, या 4 प्रकार के। तो पर बच्चों इस क्वेश्चन का मैं आंसर बिल्कुल ही नहीं बताऊंगा, आप सभी को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं कई बार अपने चैनल पे करवा रखा हूं। अगर आपको नहीं भी याद है तो आप जाओ गूगल करके कमेंट करके बताओ। ठीक है, मानव शरीर में कुल कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। अभी मैंने आप सभी को थोड़ा सा हिंट दिया था, आप समझ गए होंगे कि 2 प्रकार के होता है, कि 3 प्रकार के, कि 4 प्रकार के, कि 5 प्रकार के ज्वाइंट होते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया कि हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती है। जो भी हमारी हड्डियां होती है, हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती है, यानी कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए हम किस चीज़ का सेवन करते हैं, यह भी आपसे पूछ सकता है। प्रोटीन लेंगे, कि कैल्शियम लेंगे, कि सोडियम लेंगे, कि वसा लेंगे। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हड्डी मजबूत करना है तो सबसे ज़्यादा आपको कैल्शियम लेना पड़ेगा। ठीक है, और कैल्शियम का केमिकल फार्मूला होता है Ca, इसका नाम होता है। ठीक है, रासायनिक नाम Ca होता है। ठीक है, Ca कैल्शियम। कैल्शियम के सेवन करने से हड्डियां मजबूत हो जाती है। ठीक है, इसमें यही पूछ रहा है कि हड्डियां किस तत्व से मजबूत होती है, तो कैल्शियम से। चूंकि ये हमारी हड्डियां कैल्शियम से ही बनी होती है तो इसको ध्यान में रखना है। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। बोल रहा है कि सेफर्स विधि के द्वारा कृत्रिम श्वसन कराते समय रोगी को लिटाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ये बोल रहा है कि सेफर्स विधि में हम कृत्रिम जब सांस लेते हैं या कोई भी इंसान लेता है तो उस समय इंसान को किस तरीके से लिटाना चाहिए बताना है। कमर के बल, पीठ के बल, पेट के बल, या किसी भी प्रकार से लिटा दो काम हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उसको सेफर्स विधि के द्वारा जब हम कृत्रिम सांस दिलाएंगे तो उसको हम पेट के बल से सुला देंगे। ठीक है, लिटा देंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि सिलेवेटर विधि में रोगी को लिटाया जाता है। ठीक है, सिलेवेटर ये क्या है, सेफर्स विधि है। और आगे बात करेंगे सिलेवेटर विधि में, तो सिलेवेटर विधि में इंसान को कैसे लिटाया जाता है, पेट के बल नहीं, उल्टा, कि पीठ के बल, या किसी भी प्रकार से। तो इसको हम लिटाते हैं
पीठ के बल से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए बहुत सारा मेहनत कर रहा हूं, देखो रात भर जाग जाके इतना कंटेंट लिख रहा हूं, इसलिए आपका भी एक दायित्व तो बनता है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं देखता हूं वीडियो पे व्यूज ज़्यादा रहता है, मिलियंस में और के में बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन लाइक बहुत कम रहता है। आप लोग वीडियो को एक बार प्यार से लाइक कर दो, अभी कर दो, मेरे कहने पर कर दो, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। कृत्रिम श्वसन से सांस कब दिलाई जाती है? जल में डूबने पर, फांसी लगाने पर, दम घुटने पर, तीनों अवस्थाओं में। तो कृत्रिम श्वसन से, ठीक है, सांस कब दिलाई जाती है? जब इंसान क्या करेगा? जल में डूबेगा, जब फांसी लगाएगा, कि दम घुटने पर, या तीनों अवस्थाओं में। तो जब दम उसका घुटेगा तो हम क्या करेंगे? उसको सांस दिलाएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? चलिए आगे बात करेंगे। सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग किया जाता है कहाँ पे? डूबने पर, मूर्छित होने पर, अस्थि भंग में, किन में से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अभी मैंने बताया सिल्वेस्टर विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अभी देखो ये बताया था पीठ के बल, ठीक है, कहाँ किया जाता है। तो इसमें हम, इसका जो राइट आंसर होगा हमारा इनमें से कोई नहीं वाला हो जाएगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आगे बात करेंगे प्यारे बच्चों कि वायु कोषों का समूह नाम है। वायु कोषों का समूह नाम कौन सा है? कंठ, फेफड़े, श्वास नली या श्वसन तंत्र। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा फेफड़ा। क्या हो जाएगा? फेफड़ा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वायु कोषों का समूह किसे माना जाता है? तो फेफड़े का माना जाता है। क्यों? क्योंकि फेफड़ा ये हमारा माने रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन भाग होता है, अभी मैंने आप सभी को बता दिया हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे कि श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग कौन सा होता है, इसके बारे में बताना है। फेफड़े, खोपड़ी, अमाशय या नासिका। तो श्वसन क्रिया का प्रमुख अंग कौन होता है? अभी मैंने क्या बताया था आप सभी को? फेफड़ा बताया था कि नहीं? फेफड़ा। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तैयार जरूर करना। एक भी क्वेश्चन मिस करोगे फिर नंबर कम आएगा, फिर आकर रोने लगोगे, ठीक है। जीवन में आप सभी लोग एक ही बार बोर्ड का पेपर दोगे, 4 बार नहीं दोगे। इसलिए एक बार ही कोई काम करना है तो बढ़िया से करो, मन लगा करो, अपना नाम, अपने माँ बाप का नाम, अपने देश का नाम रोशन करो, ठीक है, आगे कुछ बनो। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा किया जाता है? रक्त का शुद्धिकरण किस गैस द्वारा होता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन हम किस माध्यम से करते हैं? तो ऑक्सीजन गैस के माध्यम से करते हैं। ऑक्सीजन क्या करते हैं? इंसान के अंदर भेजते हैं, जो इंसान सांस लेने में उसको दिक्कत होता है, ठीक है। इस बात को हमेशा आप सभी को ध्यान रखना है कि रक्त का शुद्धिकरण हम क्या किस गैस के माध्यम से करते हैं? ऑक्सीजन के माध्यम से करते हैं। समझ में आ गया? अब आइए प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को बता दे रहा हूं कि सारे मोस्ट इंपोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, इसे आप जरूर से जरूर तैयार करके जाना, वरना बोर्ड के पेपर में नंबर कम आ जाएंगे, कट जाएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को ये वाला क्वेश्चन सबसे पहले बताना चाहूँगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि घर की, रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी, विस्तार पूर्वक समझाइए। और एक हमारा क्वेश्चन ये है कि अस्थिभंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। और एक क्वेश्चन ये है कि भाई घायल के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण की विधियां कौन कौन सी होती है, इसके बारे में लिखना है। आइए एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल से समझते हैं कि अस्थिभंग या फ्रैक्चर किसे कहते हैं, इसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन करिए। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। कि सबसे पहले ये समझेंगे कि अस्थिभंग होता क्या है, फ्रैक्चर होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या होती है। आओ आराम आराम से समझेंगे। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, इसको 100 शब्द के अंतर्गत लिखना है। कैसे लिखेंगे समझ जाओगे, ठीक है। आओ यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे। अस्थिभंग का अर्थ क्या होता है भाई? कि शरीर के किसी भी अंग की अस्थि के टूट जाने, अस्थि मतलब होता है हड्डी, तो शरीर के किसी भी अंग की अस्थि के टूट जाने को अस्थिभंजन या अस्थिभंग कहते हैं। समझ में आ गया? अगर कोई भी अंग है, कोई भी पार्टिकल है, कोई भी माने हड्डी है, अगर टूट जाएगी, हड्डी को टूटने की क्रिया को क्या बोलते हैं? अस्थिभंजन या अस्थिभंग बोलते हैं। समझ में आ गया इतना बात? कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे कि यदि कोई अस्थि पूरी तरह से नहीं टूटे, मान लो कोई भी हड्डी है, अगर बढ़िया तरीके से ना टूट रही है, परंतु उसमें साधारण सी दरार भी आ जाए, तो उसे भी हम अस्थिभंजन की श्रेणी में रखेंगे। जैसे मान लो कोई हड्डी है, एक हड्डी है पूरा टूट गई है, ठीक है, क्या हो गई है, तो हम उसे अस्थिभंजन बोलेंगे। लेकिन एक ऐसी भी हड्डी है जो मतलब थोड़ा सा टूटी है, खाली क्रैक आया है, तो क्रैक भी आया है, उसको भी हम क्या बोलेंगे? अस्थिभंजन के श्रेणी में रखेंगे, यानी कि अस्थिभंग बोलेंगे। समझ में आ गया? अब ये टूटने का कारण क्या होता है, सबसे पहले समझो कि अस्थिभंजन के कारण कौन कौन से हो सकते हैं। लिखेंगे अस्थिभंजन होने के सामान्य कारण निम्नलिखित है। कौन कौन सा? सबसे पहले इंसान गिर जाता है,
टक्कर लग जाता है या दबाव लग जाता है या गोली लग जाता है, इस वजह से मैंने क्या हो सकता है, अस्थि हमारी टूट जाती है, मैंने हड्डी टूट जाती है। अगर बाइक भी चला रहे हो, गिर जाओगे, फिसल जाओगे, ठीक है, बारिश के मौसम में, तो फिर अस्थि भंग हो जाती है, टूट जाती है। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है। अब समझेंगे गिरना या टक्कर लगना या दब जाना या गोली लगना, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। गिरना का मतलब कैसे टूटेगा कि अचानक गिरने अथवा फलों आदि के छिलके से फिसलने पर प्रायः अस्थि भंजन की संभावना रहती है। जैसे केले का छिलका है, कोई इंसान मैंने सड़क पर फेंक देता है तो क्या हो जाएगा, आप मतलब कि फिसल जाएंगे और फिसलने के उपरांत क्या हो जाएंगे, गिरेंगे, और गिरने के उपरांत क्या होगा, हड्डी क्रैक हो सकती है, अस्थि भंजन हो सकती है। समझ में आ गया। आगे बात करेंगे टक्कर लगना। टक्कर लगने के बाद भी क्या हो सकता है, इंसान को अस्थि भंजन का सामना करना पड़ सकता है कि किसी वाहन में क्या हो सकता है, साइकिल, कार, बस, ट्रक, ठीक है, तो किसी वाहन इत्यादि अथवा दीवार से टक्कर लगने पर या टक्कर होने पर अस्थि भंजन की अत्यधिक संभावना बनी रहती है। इसलिए आपको भी बच के रहना है, अस्थि भंजन वाला का दोहराना नहीं है, ठीक है। अगला बात करेंगे पॉइंट इसमें, दब जाना अथवा गोली लगना। अधिक भार वाली वस्तुओं जैसे मशीन, पत्थर तथा वाहन आदि के नीचे दब जाने पर अथवा गोली लगने में भी क्या हो जाता है, अस्थि भंजन की संभावना बनी रहती है। तो ये हमारा 3 कारण होता है अस्थि भंजन के। एक होता है कि इंसान गिर जाता है, दूसरा का टक्कर लग जाता है, और तीसरा का दब जाता है कोई बड़ी बड़ी भारी मशीनों से या ट्रक वगैरह से, तो भी वहाँ भी अस्थि भंजन का सामना हो सकता है, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन ये है कि इसके विभिन्न प्रकार के वर्णन करिए, प्रकारों का, ठीक है। अस्थि भंजन के कौन कौन सा प्रकार होता है इसके बारे में लिखना है। तो अस्थि भंजन के प्रकार लिखेंगे, साधारण अस्थि भंजन, ठीक है, संयुक्त अस्थि भंजन, जटिल अस्थि भंजन, बहुखंडी अस्थि भंजन, पचड़ी अस्थि भंजन और कच्ची अस्थि भंजन। तो ये मेनली 6 प्रकार के अस्थि भंजन है, आप सभी को तैयार करना है। सबसे पहला है साधारण, फिर संयुक्त, फिर जटिल, फिर हमारा है बहुखंडी, फिर पचड़ी, फिर यहाँ पे कच्ची है। ये सारे होते हैं अस्थि भंजन के प्रकार। आप सभी को बोर्ड के पेपर में सेम यही तरीका होता है लिखने का, ठीक है। इसी तरीके से लिखोगे, आपका नंबर एक भी नंबर नहीं कटेगा और 95% पाने का सपना भी पूरा हो जाएगा। अब आइए प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे अगला क्वेश्चन के बारे में। हमारा क्वेश्चन है कि रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगी, विस्तार पूर्वक समझाइए। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को ऑलरेडी समझा रखा हूं, लेकिन जो लोग नहीं देखें इसको देख लो, तुरंत देख लो, क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पक्का आने वाला है, ठीक है। रसोई घर का अर्थ सबसे पहले समझते हैं कि भाई रसोई घर का अर्थ क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है। तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए प्रतिदिन भोजन तैयार किया जाता है। सभी को पता है कि फैमिली के हर एक मेंबर के लिए हमेशा हर दिन मम्मी या दीदी या क्या करती है, खाना बनाती है, ठीक है। भोजन पकाना एवं तैयार करके रखना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, ठीक है। इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए एक स्पेशल घर की आवश्यकता होती है, और उसी घर को हम क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, रसोई घर बोलते हैं। इतना बात समझ में नहीं आया कि नहीं? अगर आ गया है एक बार लाइक कर दो, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखने वाली कौन कौन सी बातें हैं, इसको समझते हैं कि रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत ध्यान रखने वाली योग्य बातें। सबसे पहले क्या करेंगे कि रसोई घर की सुविधा सुव्यवस्थित बनाने के लिए गृहिणी का परम कर्तव्य माना जाता है, और प्रत्येक सुगृहिणी का रसोई घर अत्यधिक सुव्यवस्थित होता है। जो बढ़िया गृहिणी होती है, मम्मी दीदियाँ होती है, बढ़िया तरीके से एकदम A1 क्वालिटी से उसको साफ सफाई करके रखती है। और निम्नलिखित बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कब, जब आप रसोई घर की व्यवस्था करेंगे तब, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे कि सभी वस्तुएं निर्धारित समय पर रखेंगे, स्थान पर रखेंगे, ठीक है, माने छीट बिखर करके नहीं रखेंगे। तो रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सबसे मुख्य बात यह आती है कि हम क्या करेंगे, सभी वस्तुओं को सही तरीके से सही समय पर और सही स्थान पर रखेंगे। इतना बात समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि ईंधन के साधन की उचित व्यवस्था करेंगे कि रसोई घर की व्यवस्था में चूल्हे अथवा स्टोव या कुकिंग गैस का विशेष महत्व माना जाता है, और भोजन बनाने के लिए चूल्हा बिल्कुल ही ठीक होना चाहिए। समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं कि खाद्य सामग्री को संभाल करके रखना, ठीक है। जो भी हमारे खाद्य सामग्री है उसको बढ़िया तरीके से A1 क्वालिटी से बढ़िया जगह पर रखना है, ठीक है। रसोई घर की व्यवस्था के अंतर्गत सभी प्रकार की खाद्य सामग्री को संभाल करके रखने का भी एक विशेष महत्व माना जाता है, और सभी वस्तुओं को ढक करके रखना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? चलिए, तो ये होता है हमारा रसोई घर की व्यवस्था आप कैसे करेंगे, ठीक है। विस्तार से समझाना है तो समझा दीजिएगा, 100 शब्द के नीचे लिखोगे आपके यहाँ से 6 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। एक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न कितने नंबर का आता है, 6 नंबर खाता है ना, तो 6 नंबर ऐसे लिखोगे तो मिल जाएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। अब आइए पहले बच्चों हम अंतिम नंबर क्वेश्चन के बारे में स्टडी कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के पेपर में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, आप एक बार देख लेना, ठीक है। घायल के स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं?
स्थानांतरण की कौन कौन सी विधियाँ है उसके बारे में वर्णन करना है, लिखिए। कैसे करोगे? सबसे पहले समझाओ कि भाई घायल का स्थानांतरण का विधियाँ कौन कौन सी होती है, इसके बारे में लिखना है। परिभाषा लिखो कि दुर्घटना स्थल पर, दुर्घटना स्थल का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इंसान का जिस स्थान पे एक्सीडेंट हो गया है उसी स्थान को हम बोलेंगे दुर्घटना स्थल। इतना बात समझ में आ गया? चलिए, तो दुर्घटना स्थल पर प्रायः चिकित्सा साधनों का अभाव होता है। जैसे मान लो ऐसा थोड़ी होगा कि अगर आप जंगल में आप एक्सीडेंट हो गए तो वहाँ पे मेडिकल या हॉस्पिटल होगा ही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। तो दुर्घटना स्थल पर प्रायः इंसान का जो क्या होता है, मेडिकल वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब कि अभाव रहता है, और इसीलिए घायल व्यक्ति को किसी सुरक्षित एवं सुविधाजनक स्थान पर ले जाना हितकर रहता है, ठीक है। हम क्या करते हैं, बढ़िया जगह पे हॉस्पिटल पे या मेडिकल कहीं पे ले जाते हैं, परंतु यह कार्य इतना सरल नहीं होता है, आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके लिए स्थानांतरण की विशिष्ट विधियाँ का ज्ञान होना चाहिए। मान लो किसी भारी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और उसके साथ हल्का चाहे कोई नहीं है तो उसको कैसे ले जाओगे? तो ले जाने के कई सारी विधियाँ होती हैं भाई, कैसे ले जाओगे उसको ले जा करके, ठीक है, कैसे इलाज कराओगे। तो आइए एक एक विधि के बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में समझेंगे, और बोर्ड में इसी तरीके से आपको कॉपी लिखना है, ब्लू या ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। समझ में आ गया ना? एक व्यक्ति के द्वारा घायल का स्थानांतरण कैसे कर सकते हैं, समझिए। एक अकेला व्यक्ति घायल की अवस्था के अनुसार उसे स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई भी एक अपना विधि लगा सकता है। सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि सहारा देकर के ले जाना। सहारा देकर के ले जाना, इस विधि में हम क्या करेंगे भाई? इस विधि में हम ये करेंगे कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति, जो भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है, यदि वो होश में है और चल सकता है तो उस व्यक्ति को सहारा देकर के किसी स्थान पर ले जाया जा सकता है, माने हाथ पकड़ करके लेकर के चले जाओ, ये होता है सहारा देने वाली विधि। समझ में आ गया? अगर ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया तो उसको गोद में ले जाने लायक है तो गोद में लेकर के जाओ, देखो गोद में ले जाना। मूर्छित घायल व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर पीठ के बल सीधा लटका करके हाथ से उसकी दोनों टांगे की घुटनों के ऊपर नीचे हाथ डाल करके क्या करेंगे, दूसरे हाथ से कमर पर बैठा करके लेके चले जाएंगे। ये होता है गोद में बैठाने का तरीका। तो गोद में भी उसको लेकर के जा सकते हैं, और उसका क्या करेंगे, हम उसका टांग पकड़ लेंगे और अपने हाथ से पकड़ लेंगे। समझ में आ गया? अगर ये भी नहीं नियम फॉलो हो पा रहे तो ये करो, पीठ पर लाद करके ले जाओ। ये मैं स्थानांतरण की सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। अभी मैंने आप सभी को MCQ के माध्यम से बताया भी था, ठीक है, कि पीठ पर लाद कर ले जाना। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति यदि होश में है और उसे दूरी तक ले जाना है, माने बहुत दूर तक ले जाना है, तो उसे पीठ पर लाद कर लेकर चले जा सकते हैं, ठीक है। ये सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। और अंत में हमारा ये समझेंगे कंधे पर लाद करके ले जाना है। तो मूर्छित व्यक्ति को स्थानांतरित करने के लिए यह सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। और किसी स्थान पर आग लग जाने पर आग बुझाने वाले व्यक्ति आग में घिरे लोगों को इस विधि से बाहर निकाल पाते हैं, इसलिए इस विधि को फायरमैन लिफ्ट भी कहा जाता है। कौन? कंधे पर लाद कर ले जाने वाली विधि को। तो ये जो विधि है सबसे बढ़िया विधि मानी जाती है। तो ये 3 विधि को आप सभी को जानना बहुत ही जरूरी है। गोद में ले जाना, पीठ पर लाद कर ले जाना, कंधे पर लाद कर ले जाना, ठीक है। तो इतनी सारी विधियाँ होती है किसी भी घायल व्यक्ति को स्थानांतरण करने के लिए, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए, उसका इलाज करवाने के लिए। समझ में आ गया? तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।